नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नोबल हॉस्पिटल मिसरोद भोपाल की तरफ से। हमने इससे पहले कुछ बातें करी हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में। अगर आपने पहले के हमारे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हों तो उन्हें ज़रूर देखें। हमने बात करी है वेरिकोज वेन्स और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ के बारे में। आज मैं एक नया विषय, एक नया टॉपिक, जो बहुत सारे मरीज़ जिस बीमारी से परेशान हैं और सालों से परेशान हैं, और सच कहूँ तो कई बार दशकों तक उन्हें इस बीमारी से निजात नहीं मिलता, क्योंकि इस बीमारी के बारे में उनको ठीक से बताने वाला ही कोई नहीं है। इलाज के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। इस बीमारी को हम मेडिकल भाषा में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, DVT जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। नाम से ही हमको कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। डीप मतलब अंदर या गहराई वाली चीज़, वेन मतलब वो रक्त शिराएं जो हमारे खून को ऊपर वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं, अशुद्ध खून को। और थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉटिंग होना, मतलब अंदर की नसों में थक्का जम जाना, खून जम जाना। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो हमें उन मरीज़ों में भी मिलती है जो लंबे समय तक लेटे हुए हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसके जमने की संभावना बढ़ जाती है। एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि एक मरीज़ जिसको पैर में फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर बन गया है वहाँ पर, और करीब 10 दिन तक उसको लेटे रहने की एडवाइस दी गई है या बेड रेस्ट करने की एडवाइस दी गई है। तो चूँकि वो चल नहीं पा रहा है तो खून वहाँ पर स्थिर हो जाएगा और वहाँ पर थक्का जमने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह कुछ मरीज़ जो लंबी फ़्लाइट या लंबी यात्रा पर गए हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग, कुछ महिलाएं जो गर्भ निरोधक दवाइयों पर हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर हैं, उनको यह थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं हमारी प्रैक्टिस में जिनको कोई कारण हमें एकदम स्पष्ट तौर पे कोई नहीं दिखता है, जिनकी वजह से उनको ये थक्का जमा हो। ऐसे पेशेंट्स को हम अनप्रोवोक्ड DVT लेबल करते हैं। लेकिन इन मरीज़ों में भी एक्चुअली दरअसल कुछ ना कुछ कारण होता ही है। मोस्टली ये उन मरीज़ों में होता है जिनको पैदाइशी रूप से किसी एंजाइम की या किसी तत्व की खून में कमी होती है, जिसकी वजह से उनको स्वतः ही थक्का जम जाने की संभावना बढ़ जाती है। कारण कुछ भी हो, इन मरीज़ों में जब थक्का जमता है तो इसके शुरुआती सिम्टम्स, जिसको हम एक्यूट DVT बोलते हैं, वो होते हैं पैर में स्वेलिंग अचानक आ जाना, पैर सूज जाना, टाइट हो जाना, एकदम कड़क हो जाना, दबाने पे बहुत दर्द होना, कभी कभी साथ में बुखार आ सकता है। और कुछ मरीज़ों को इसके परिणाम स्वरूप अगर ये थक्का निकल कर सांस की नली में चला जाए, जिसको एक गंभीर बीमारी कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो हो जाए तो इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। हम धीरे धीरे करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। जब ये थक्का जमता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पैर में सूजन आएगी, बुखार होगा, पैर को दबाने पे दर्द होगा। इसके दो प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, चिंताएं हो सकती हैं ऐसे मरीज़ों के साथ जब ये हमें दिखाने आते हैं। तो पहली चिंता ये होती है कि इसका कोई टुकड़ा निकल कर सांस की नली में जा सकता है, जिनको हम पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और जब ये सांस की नली में चला जाता है तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और हार्ट फेल हो सकता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, और कुछ स्थितियों में मरीज़ की जान को भी खतरा हो सकता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि यह समस्या 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के अंदर हो सकती है। मतलब किसी को पैर में थक्का जमा और वो थक्का निकल कर सांस की नली में जाने में और उसके जो भी समस्याएं हैं वो उभर कर आने में कई बार 20 सेकंड 30 सेकंड भी लगते हैं। और कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स में हमको इतना समय भी नहीं मिलता है कि हम उनको रिकवर कर पाएँ। तो पहला इम्पॉर्टेंट खतरा तो DVT का ये है। दूसरा खतरा ये है कि जब ये थक्का जमता है तो सालों से, दशकों से जो इसका इलाज हो रहा है वो ये हो रहा है कि खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जो 3 से 6 महीने तक खानी पड़ती हैं। लेकिन वो खून पतला करने की दवाई, एक रिसर्च में पाया गया कि करीब 50% मरीज़ों में उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो थक्का कभी भी पूरे तरीके से खुलता नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि एक 14 मिलीमीटर की नस है, जो शुरुआत में 14 मिलीमीटर की थी, उसके अंदर थक्का जम गया, एक पाइप था जिसमें कचरा जम गया है और वो थक्का पूरी तरह से हट नहीं पाया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पाइप अब बहुत सकरा सा हो गया है, मतलब मुश्किल से 3 या 4 mm का रह गया है, या कई मरीज़ों में उससे भी कम का रहता है। तो 14 mm का जो पाइप आपके पैर के खून को ऊपर हार्ट की तरफ ले जा रहा था, अब उसमें सिकुड़न आ गई है अचानक, और वो खून उतनी तेज़ी से या उतनी सक्षम स्थिति से नहीं ले जा पा रहा है।
तो होगा क्या कि आपका पैर में सूजन आने लगेगी, क्योंकि खून ऊपर नहीं जा पा रहा है तो पैर सूजने लगेगा। इस चीज़ को लंबे समय तक अगर इग्नोर किया जाए, इस पर ध्यान ना दिया जाए, तो पैर काला पड़ने लगेगा, पैर में घाव हो सकते हैं और उन घाव में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसको हम पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी कहते हैं, या आम भाषा में सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा तकनीकी गहराइयों में जाने के बजाय मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को गंभीरता से ही लेना चाहिए। इसकी शुरुआत से बाद की स्टेज तक जहाँ तक हो सके इसकी ट्रीटमेंट में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर सर्जन की सलाह हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि थक्का अगर 15-20 दिन के अंदर फ्रेश जमा हुआ है तो अच्छी खबर यह है कि हम एंजियोग्राफी के माध्यम से उस थक्के को खींच के बाहर निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह के सक्शन डिवाइसेस उपलब्ध हैं। आप ऐसे समझ लें कि एक नाली है जिसमें कुछ कचरा जाके जमा हो गया है, तो अब हमारे पास ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे तार हैं, ऐसी मशीन्स हैं जिनसे हम उस कचरे को सक्शन करके एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। फ़ायदा ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा तो कम हो ही जाएगा, और आगे जाके जो पैर में घाव बनने हैं, पैर में सूजन आनी है या उसके जो दुष्परिणाम निकल कर आने हैं, उनसे हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली बच सकते हैं। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि ये सारी तकनीकें हम बिना किसी चीरे टाके के, बिना किसी ऑपरेशन, उस तरह का कोई जिसको हम चीरफाड़ वाला ऑपरेशन कहते हैं, उसको करे बगैर कर सकते हैं। इसमें हमको मरीज़ को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जहाँ पे हम सुई लगाते हैं वहाँ पे एक सुन्न करने का इंजेक्शन लगा के हम ये कर सकते हैं। सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम ये प्रोसीजर 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। मतलब मरीज़ आज हमारे पास आया और कल वो पैदल चल के घर वापस जा रहा है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तकनीकें कितनी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड और कितनी ज़्यादा हाई एंड तकनीकें हैं कि मरीज़ को अस्पताल में ज़्यादा दिन रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह जैसे आप सभी ने सुना होगा कि हार्ट में अगर हार्ट अटैक आ जाए तो जो नस सिकुड़ जाती है उनमें स्टेंट डाले जा सकते हैं उनको चौड़ा करने के लिए, जो छल्ले जिनको हम आम भाषा में कहते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास डीबीटी की नसों के लिए भी डेडिकेटेड स्टेंट्स आ गए हैं, डेडिकेटेड छल्ले आ गए हैं जिनको हम वीनस स्टेंट्स बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेशल स्टेंट्स होते हैं, ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और विशिष्ट रूप से वेन्स के अंदर डालने के लिए ही बनाए जाते हैं। और इतने बड़े साइज़ के स्टेंट्स को भी हम एक बहुत छोटे से छेद के थ्रू आपके शरीर में डाल सकते हैं, और ये स्टेंट ये इंश्योर करते हैं कि आपका खून का बहाव वेन्स के थ्रू सालों तक बना रहेगा। एक तकनीक और होती है जिसको हम आईवीसी फिल्टर प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थक्का निकल कर सांस की नली में कभी भी अचानक जा सकता है, तो ऐसे हाई रिस्क मरीज़ों में हम एक छलनी यानी कि एक फ़िल्टर आपकी पेट की नस में डाल सकते हैं, जो एक छतरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस फ़िल्टर का काम ये होता है कि ये किसी भी बड़े थक्के को एकदम से आपकी सांस की नली में जाने से रोकेगा। अच्छी बात ये भी है कि इस फ़िल्टर को हम कभी भी जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम एक सुई के द्वारा आपके शरीर से बाहर भी निकाल सकते हैं। मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि डीबीटी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसको गंभीरता से लिया नहीं जाता है ज़्यादातर जगहों पर, या सिर्फ खून पतला करने की दवाइयों पर ही डिपेंड किया जाता है, जिससे मरीज़ को अक्सर पूरी तरह आराम नहीं मिलता है या बल्कि स्थिति और ख़राब हो जाती है कई बार। तो इसको पहचानना, इसके लक्षण पहचानना शुरुआती स्टेज में बहुत ज़रूरी है, और यह जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में डीबीटी से जैसी समस्या से निपटने के लिए, या कोई भी ऐसी समस्या जिसमें आपको थक्का जम गया है आपकी खून की नस में, उससे निपटने के लिए हमारे पास बहुत हाई एंड तकनीकें आ गई हैं, जिनको आप बहुत ही उचित दामों पे या कई बार आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी आप इनका लाभ ले सकते हैं और इन बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। अगली बार मैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।